हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एनपीओ के अंदर बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। जैसे कई बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया है, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीख लिया है, बट हमें बैलेंस शीट नहीं आती। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग से देखिए आप लोग कि आप लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, इससे आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट जो आपका होता है इसके अंदर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो कई बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये नहीं पता है कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है, और हमें दोनों बनानी क्यों नेसेसरी है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइक आप मान के चलिए आपके पास में 31 मार्च 2017 का बैलेंस दे रखा है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपने बनाया 31 मार्च 2017 का, तो आपकी यहाँ जो बैलेंस शीट बनेगी, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी, सॉरी एनपीओ की जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी 31 मार्च 2017। ओके, बट इसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन आपकी फीड करनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। आप ओपनिंग बैलेंस शीट की जो भी बैलेंसिंग प्रोसीजर है वो कहाँ मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट होती क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं। जैसे ये ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, इसका मतलब क्या है कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 और एंड हो रहा है 31 मार्च 2017। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 अप्रैल 2016 को जो आपका बैलेंस था वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, और इस ओपनिंग बैलेंस से आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और इसी से आपका कैपिटल फंड आएगा। मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप लोग अगर ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो जैसे मैंने आपके सामने फॉरवर्ड बता दूं, ओपनिंग बैलेंस शीट ये आपका असेट साइड, ये अमाउंट, और ये आपका लायबिलिटी साइड। ओके, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया था उस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आपको यहां में साइड में आपको एक्सप्लेन कर दूं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में जो स्टार्टिंग में आपको जो बैलेंस मिलता है टू बैलेंस बीडी, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आपका अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है और ये हमारे लिए असेट्स है, तो ये आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे। ओके, उसके अलावा जो इसमें आने वाली जो असेट्स है, रिमेनिंग असेट्स है, उसके लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके क्वेश्चन के एंड में रहेगी। लाइक मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपको मिलेगी 1 अप्रैल 2016 फर्नीचर 20,000, मशीनरी 10,000, बिल्डिंग 1,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। यहाँ पर फर्नीचर जैसे 20,000 का, तो यहाँ पे मैं एक बार अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिंपल एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैंने अमाउंट फिट नहीं की है। मशीनरी बिल्डिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट है कि आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आने वाले हैं, इनका बैलेंसिंग करोगे और टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर बैलेंस शीट के आपके जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, इसका मतलब टू बैलेंस बीडी नहीं है, तो
तो कई बार आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपको ओपनिंग बैलेंस में मिलता है, जिसे आपके क्वेश्चन में मिलता है बाई बैलेंस विधि, और पॉइंट आपका होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी है। तो ये पॉइंट आप लोगों का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है वो आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगी, जो लायबिलिटी साइड से रिलेटेड है। अगर नहीं है तो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आपका आ जाएगा कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड आपका कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर यही कैपिटल फंड कैसे हुआ, तो आपने पढ़ा होगा आपका लास्ट ईयर 11th क्लास में एक रूल था आपका, जैसे बैलेंस इक्वेशन का जो रूल आपका ये है, असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, जितनी आपकी असेट्स रहेगी उसकी इक्वल में आपकी लायबिलिटी और कैपिटल रहेगी। अगर लायबिलिटी आपके पास में है नहीं है तो असेट्स इक्वल कैपिटल होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ चुका कैपिटल फंड का, और ये ट्रांसफर होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस में। ओके, ठीक है। इसके बाद में मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अब इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है मैंने आपको क्लियर करवा दिया। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैं आपको प्रिपेयर करके बता दूं, साथ ही आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके लिए कोई जैसे स्पेसिफिक भी मतलब मिस्टेक हो या आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आता है कंप्लीट प्रोवाइड ना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। ओके, तो देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे वर्क करेगा, कैसे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ मैं अभी बोर्ड पे करके बता देता हूँ। पहले आप हेडिंग डालोगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जैसे आपको मैंने बताया था एंड में बन रही है 31 मार्च 2017, तो यहाँ लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2017। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। आपका असेट साइड, आपका लायबिलिटी साइड। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कॉन्सेप्ट लास्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में कि टू बैलेंस विधि होता है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, ईयर का ओपनिंग बैलेंस वो वहां आएगा। तो यहाँ कौन सा बैलेंस आएगा, वो कई बच्चों की डिमांड होती है या कई बच्चों की प्रॉब्लम भी होती है कि सर हमें नहीं पता कि वही बैलेंस आएगा या कौन सा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आप रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि वो रिमेनिंग बैलेंस है उस ईयर का जो आपका एंडिंग में रिमेनिंग बच जाता है। ठीक है, रिसीप्ट और पेमेंट साइड का। तो पेमेंट साइड का जो बाई बैलेंस सीडी रहेगा तो वो आपका रहेगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओके, ये बात समझ में आ गई सभी के। सेकंड, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब अगर आपका रिसीप्ट साइड ज्यादा नहीं है, पेमेंट साइड कम नहीं है, तो आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा। और नेगेटिव बैलेंस मींस आपका रहेगा कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस आपका रहेगा टू बैलेंस सीडी, जिसमें आपका आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो आपको याद रखना ये आपके लिए लायबिलिटी है, इस करंट ईयर की लायबिलिटी है, एंडिंग की लायबिलिटी है। तो ये आपका लायबिलिटी साइड में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, इसके बाद में कौन कौन सी चीजें आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं, फॉर्मेट वाइज बता दूंगा, जो आपके काफी ज्यादा इजी रहेगी। क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे और सीबीएसई बेस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सर सबसे बड़ा चैप्टर हार्ड आपका एनपीओ का ही है, और इसमें काफी बच्चे डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लमेटिक रहते हैं कि सर हमें ये नहीं आता है एनपीओ।
जबकि सबसे बेस्ट चैप्टर आपका और इस ईयर आपके एनसीईआरटी एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क आप इसमें ला सकते हो। तो देखिए आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे सेकंड है आपका फर्नीचर, मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्नीचर आप कौन सा लिखोगे, जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा था वो, ओके। उसके बाद में अगर आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कोई भी फर्नीचर है वो परचेज किया है, चाहे वो 10,000 का है चाहे 20,000 का है, ओके, तो जितना भी आपने फर्नीचर परचेज किया है वो आपका एड फर्नीचर के नाम से यहाँ ऐड हो जाएगा, ओके। इसके बाद में देखिए लेस, अगर आपके पास इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, अगर आपने क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अगर आपने किया होगा तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका माइनस होगा, क्योंकि आपको पता है फिक्स असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है डेप्रिसिएशन, ओके। उसके बाद में लेस सेल ऑफ फर्नीचर, अगर आपने उस फर्नीचर में से कोई भी पार्ट है उसका बेच दिया या हाफ फर्नीचर बेचा है या कितना भी बेचा है तो उतना माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग आपका टोटल बैलेंस है वो बाहर आ जाएगा, ओके। बट एक चीज ये याद रखना हमेशा, जैसे फर्नीचर आपका 50,000 का था, आपने कंप्लीट कॉस्ट 50,000 का फर्नीचर सेल कर दिया, चाहे वो बेचा 40 में है या 30 में, तो आपका यहाँ वैल्यू 0 आएगी और फर्नीचर का पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ओके। थर्ड पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर करंट ईयर में आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो भी आपका इस क्लोजिंग ईयर में है वो यहाँ आएगा। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो कंप्लीट बना रखा है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है। अगर जिस बच्चे की यहाँ प्रॉब्लम सब्सक्रिप्शन में होती है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, आपका यही आएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, और इसके अलावा जैसे आपकी आती है बुक्स, ये बुक्स आपके अकाउंटिंग बुक्स है तो आप लोगों को यहाँ अकाउंटिंग बुक्स लिखनी है। साथ ही मैंने आपको कंज्यूमेबल स्टोर भी कल बताया था, कंज्यूमेबल स्टोर के अंदर प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, उस कंज्यूमेबल स्टोर का अगर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपका बचता है तो वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लाइक, मतलब मैं एग्जांपल दे दूं मेडिसिन का है तो मेडिसिन से यहाँ आपका आ जाएगा, ओके। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ लिखनी है। उसके बाद में हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। सपोज दैट अगर आपको करंट ईयर के अंदर जो आपने 31 मार्च 2017 का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है, उसमें अगर जैसे मान के चलिए आपको दे रखा है 2015-16, 2016-17 और 2017-18, यहाँ पर ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है और ये आपका नेक्स्ट ईयर है, ओके। तो आपको जो 2017-18 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो ये भी आपका यहाँ आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। सेकंड, इसके बाद में जो आपने मेडिसिन का या जो भी स्टॉक प्रिपेयर किया था तो उसमें अगर आपने कोई भी क्रेडिटर है, अगर आपका क्लोजिंग क्रेडिटर है आपका करंट ईयर का, तो वो भी यही आएगा। क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन का मतलब है जिसे आपने स्टॉक परचेज किया और उसकी आपने पेमेंट नहीं की तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक फंड है आपका वो यही प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद में आपका जैसे आपने जो ओपनिंग कैपिटल फंड है जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया था तो आप यहाँ राइट करोगे, उसमें आपका एड क्या क्या होगा, एड वाला देख लीजिए। मैंने आपको बताया था इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में अगर सरप्लस होता है तो वो आपका एड होगा, एड लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपका है तो वो भी आपका ऐड होगा, ऐड आपका लेगेसी ऐड होगा और टोटल आपका अमाउंट बाहर आ जाएगा, ओके। और ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको कोई इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमपीओ के अलावा पार्टनरशिप बता दूंगा।